आज की कहानी बहुत स्पेशल होने वाली है। स्पेशल किसी मायनों में नहीं, बल्कि स्पेशल इसकी इंटेंसिटी से। जितना बड़ा ये मामला है, जितना बड़ा ये केस है, जितनी इसकी इंटेंसिटी है, उस लिहाज से कि आज तक का इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस पड़ी है, जितनी भी स्टोरीज पड़ी है, जितने भी केसेस पड़े हैं, उन सभी में सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये केस होने वाला है। ये केस है जापान का। ये केस है एक लड़की का जिसके साथ रेप की वारदात हुई। रेप की वारदात तो आए दिन कईयों के साथ होती रहती है, लेकिन आखिर इस केस में ऐसा खास क्या है? एक लड़की जिसके साथ लगातार 44 दिनों तक रेप हुआ जापान के टोक्यो शहर के अंदर, और किस तरीके से वो लड़की ना मर सकी ना जी सकी। एक समय आ करके उसने जिंदगी जीने की तो उम्मीद छोड़ ही दी, खुद को उन बदमाश के हवाले कर दिया कि अब चाहे तुम मुझे नोच कर खा जाओ या तुम मेरे साथ जो करो वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेंसेशन अब खत्म हो चुकी है। बहुत ज्यादा ये जघन्य अपराध था। उस समय पूरी दुनिया इस अपराध को देखने के बाद, इस केस को देखने के बाद एकदम कह सकते हैं सिहर सी गई थी। सबको गूज़बम्स आ जाते हैं ना, ये उस टाइप का केस। आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जरूर इस केस को सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी रिवॉल्व करती है जंको फुराटा के अराउंड, या जंको फराटा भी आप इनको कह सकते हैं। जंको फराटा एक लड़की है, जापान के टोक्यो शहर में ये रहती है। ज़्यादा अमीर परिवार से आती नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है। मम्मी पापा घर में हैं, एक भाई और एक बहन इनके अलावा घर में रहते हैं। बचपन में, मतलब बात इनके बचपन की है वैसे तो शुरू से ही ये पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज़ रही हैं। जिस स्कूल में ये पढ़ती थी उसमें अव्वल दर्जे से ये पास होती थी, फर्स्ट डिवीज़न से ये पास होती थी, काफ़ी बेहतरीन इनके मार्क्स आते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि अपने स्कूल की ये टॉपर हुआ करती थी। साथ साथ में चूँकि जो घर था इनका उतना ज़्यादा रईस वो थी नहीं बाई फैमिली, तो उन्होंने बचपन से ही अपने घर के अंदर गरीबी देखी। उन्होंने जल्दी अर्ली एज में ही ये चीज़ समझ ली कि हाँ भाई, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और मुझे उन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। उन्होंने शुरू में ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करना शुरू कर दिया। वो स्कूल में काम करती, साथ में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम भी करती, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखाई पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई में भी अव्वल थी, साथ में लाइफ में भी, ज़िंदगी में भी खुद को प्रूव कर रही थी। अपने माता के पिता के लिए भी काम करती, पढ़ाई में भी अपने रिमार्क्स लेकर के आती, खेल कूद में भी आगे रहती। कहते हैं ना, वो एक ऑलराउंडर बच्चा होता है हर एक स्कूल के अंदर, हर एक क्लास के अंदर। वो थी जंको फुराटा। लेकिन जंको फुराटा की यही स्किल उनके लिए एक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ उनके लिए बनने वाली थी। उनके स्कूल के अंदर हर कोई उनको बहुत पसंद करता था, उनके टीचर्स से लेकर के उनके दोस्त तक। चूँकि बहुत ज़्यादा वो सुंदर थी दिखने में, तो लड़के भी उनको लेकर के उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते थे। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उस दौरान उनकी उम्र तकरीबन 17 वर्ष थी। ऐसी एक लड़का जो कि उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित था, उसका नाम था मियानो। मियानो जापान के टोक्यो के यकूज़ा गैंग का मेंबर था। यकूज़ा गैंग एक बेहद खतरनाक गैंग, टोक्यो की एक ऐसा गैंग जिसके अंदर लोग नशा करते थे, जिसके अंदर लोग गोलियां चलाते थे, बदमाशी करते थे, लूटपाट करते थे। उस तरीके का एक गैंग था, और उसी गैंग से एसोसिएटेड था कौन? मियानो। मियानो पसंद करता था किसको? फुराटा को, और वो चाहता था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। इसको लेकर के उसने कई बार उनको अप्रोच भी किया था, कई बार उनको प्रपोज भी किया था, लेकिन जंको लगातार उनके प्रपोजल को ठुकरा देती थी, क्योंकि वो अपने लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। उनको पता था कि उनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको अपने माता पिता को देखना है, अपने भाई बहन को देखना है, और खुद को भी करियर में एक अच्छा आयाम हासिल करना है। अब 2-3 बार चूंकि मियानो को वो रिजेक्ट कर चुकी थी, और मियानो जैसा लड़का था उसको न सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। कहते हैं ना कि वो बिल्कुल मिर्ज़ापुर के मुन्ना भैया वाली स्टाइल, मतलब जिसको ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं हो, बचपन से ही लाड़ प्यार से पला बड़ा हो, बाद में यकूज़ा गैंग में उसको मेंबरशिप मिल गई हो, यकूज़ा गैंग में एक अच्छा खासा उसका रुतबा हो, उसके क्लास के आसपास के जितने भी दोस्त हैं सब उसको सीनियर की नज़र से देखें, सब उसकी बात को माने, तो उसको ना सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन जब जंको फराटा ने उसको इनकार कर दिया इन सब चीज़ों के लिए, इससे उसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। उसने एक चीज़ डिसाइड कर लिया था कि कहीं ना कहीं मैं इसका बदला तो ज़रूर लेकर आऊँगा। किससे? जंको फराटा से। अब मियानो के मन में हमेशा यही चीज़ घूमती रहती थी कि मैं कैसे इससे इन सब चीज़ों का बदला लूँ। अब एक मौका आया जब उसे मौका मिला इन सब का बदला लेने का। रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे का समय था। ये वो समय होता है
जिस दौरान जो जंको फरोटा है अपनी शॉप, जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में वो काम करती थी, वो काम करके अपने घर के लिए निकलती थी। तो उस दौरान वो रात में काम करके अपने घर की तरफ निकल रही थी, साइकिल से वो जा रही थी। उसी दौरान जो मियानो है वो रात के समय निकलता था अपने गैंग के लड़कों को लेकर के, अपने क्लास के लड़कों को लेकर के, जो कि उसके चेले चपाटे थे। रात के समय वो निकलते, लड़कियों को उठाते, उनके साथ रेप करते, छेड़खानी करते। इस तरीके की चीजें वहां पे काफी ज्यादा कॉमन थी उस टाइम के लड़कों के बीच में। चूंकि उनकी एज 16, 17, 18 वर्ष की थी, लेकिन वो उस गैंग के मेंबर थे, यकूजा गैंग के मेंबर थे, तो उनको शुरू से यही सब चीजें सिखाई गई थी और मियानो भी यही सब सीख के पला बड़ा था। और एक दिन रास्ते में उनको मिल जाती है जंको फराटा। अब ये एक बहुत बड़ा मौका था मियानो के लिए कि वो अपने उन सभी बेइज्जतियों का बदला ले जो कि उसको किया गया था फराटा की तरफ से। उसने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने दोस्त को कहा कि जाओ तुम जाकर के उसको थोड़ा परेशान करो। उसका दोस्त जाता है, उसकी साइकिल को गिरा देता है, उसको छेड़ने लगता है। इतने में मियानो वहां पे पहुंचता है, एकदम हीरो स्टाइल में एंट्री मारता है और उसको उन बदमाशों से मार पीट करके भगा देता है और उसको बचा लेता है। अब कहीं ना कहीं जंको फराटा की नजर में वो एक अच्छा बंदा बन चुका था। उसे लगा कि हाँ ठीक है, स्कूल में जो भी चीजें हुई एट दी एंड है तो वो मेरा क्लासमेट है। अब मियानो उसको अप्रोच करता है कि मैं आज तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो उसको घर ड्रॉप करने के लिए लेकर जाता है, लेकिन इसी बीच एक सुनसान जगह देख करके वो उसको वहां पर ले जाता है। वहां पर उसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, प्लस उसके साथ में 4 और लोग होते हैं, यानी कि टोटल 5 लड़के जिनकी एज 16 से 18 साल के बीच में है। वो जंको फराटा जिसकी एज 17 साल है, 25 नवंबर 1989 यानी कि 1989 को उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये वो दिन था जब जंको फराटा 17 वर्ष की हुई थी और उन्हें 17 साल के हुए सिर्फ और सिर्फ 3 ही दिन हुए थे, यानी 3 दिन पहले उन्होंने अपना 17th बर्थडे मनाया था। यकीन मानिए, इस तरीके के इंसिडेंट जब मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे अंदर से एक सिहरन पैदा हो रही है, गूज़बम्स आ रहा है, क्योंकि एक अजीब सी फीलिंग है। इस तरीके के इंसिडेंट्स हम अक्सर देखते नहीं। और आने वाले इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी सी चीज़ें बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। वहाँ पे उस लड़की के साथ उन 5 ने बारी बारी करके पहले रेप किया, उसको मारा पीटा गया, उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, बहुत जितना गंदा हो सकता था उसके साथ वो सब किया गया। इवन जो आप और मैं सोच नहीं सकते वो सब भी चीजें उसके साथ की गई। रात से सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर अभी तक जुल्म रुक नहीं रहा था। अब कह सकते हैं कि जंको फराटा उनके लिए एक चीज बन चुकी थी, एक सामग्री बन चुकी थी। अब उन्होंने उनको वहां पे बंदी बना के रखा हुआ था। बारी बारी करके जिसका मन करता वो वहां पे आता, उसका रेप करता, फिर वहां से चला जाता। मतलब एक टाइप से सिर्फ और सिर्फ उनको रेप करने के लिए वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। बीच बीच में बराबर उनको मारा भी जाता था। उनके पूरे बॉडी के ऊपर ब्लड के निशान, मतलब अलग अलग तरीके से चोट। बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां पे जंको फराटा के चोट के निशान नहीं थे। तकरीबन 3-4 दिन गुजर चुके थे इसी हालात में जंको फराटा के। 25 तारीख को उनको उठाया गया था और अब 29 तारीख हो चुका था। इतने में घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी पहले दिन से ही, जब रात में लड़की नहीं लौटी थी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, आस पड़ोस में पता करवाया। उसके बाद थक हार के पुलिस वाले पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में जाकर के उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। अब जब ये चीज मियानो को पता चली कि जंको के माता पिता पुलिस स्टेशन में गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, इससे वो डर गया थोड़ा सा। उसने जंको से फोन कराया अपने माता पिता को और बोला, जंको ने बोला फोन करके उनको, मियानो के कहने पर, कि तुम ये बोलो कि तुम अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर निकली हो, तुम अपने समय से वापस आ जाओगी जब तुम्हारा मन करेगा। जंको ने ठीक यही सब चीजें अपने माता पिता से कह दी। माता पिता श्योर हो गई कि चलो ठीक है, जो भी चीजें हैं, लड़की हमारी सेफ तो है कम से कम। और इसके बाद उनके माता पिता ने पुलिस को ये चीज कन्वे कर दी कि आप मत खोजिए, हमारी बेटी बिल्कुल सेफ है। अब फिर क्या था, उसके बाद मियानो ने और ज्यादा जाती उसके ऊपर करनी शुरू कर दी। अभी तक 5 लोग सिर्फ और सिर्फ उसका रेप करते थे। अब मौका आ चुका था ठिकाना बदलने की। जिस सीक्रेट जगह पे उसको छिपाया गया था, अब वहां से उसको हटाने की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को पता चल गया था कि वहां पे एक लड़की को रखा जा रहा है। और वहां से उन्हीं 5 में से एक का घर टारगेट बनाया जाता है और वहां पर उस लड़की को लेकर के जाया जाता है, जंको फराटा को लेकर जाया जाता है। उसके जिस लड़के के घर में उसको शिफ्ट किया गया था, वहां पे उसके मम्मी पापा भी रहते थे, माता पिता भी रहते थे, लेकिन माता पिता कुछ दिनों के लिए उस घर से बाहर गए हुए थे। इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा करके वो उस लड़की को वहां पर लेकर के आते हैं। और वहां पे उसके घर में खास बात ये थी कि एक
कह सकते हैं अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप का एरिया था, वहां पे जंको फुराटा को रखा जाता है। अब यहाँ पे आके तो एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। जितने भी यकूजा गैंग के मेंबर थे ना, अब यकूजा गैंग के मेंबर्स का भी आना जाना शुरू हो चुका था। यकूजा गैंग के मेंबर्स भी आते और जंको फराटा के साथ बदसलूकी करते, बदतमीजी करते, मारते पीटते, उसके साथ रेप करते, और जितनी गलत से गलत हरकत हो सकती थी वो उसके साथ किया जाता था। ये चीज साइकिल चल रही है, एक एक दिन बीत रहा है। वो लड़की मतलब मर चुकी है, ऑलमोस्ट लिटरली अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, वो मर चुकी थी। हाँ, उसके होश जरूर थे, लेकिन अब उसको सेंसेशन फील होना बंद हो चुका था। अब अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करने आता तो वो उसको रोक भी नहीं पाती थी। मानो वो ये कह रही हो कि मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया है खुद को, जो मर्जी कर लो। लेकिन अभी तक उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वैसे अगर उस समय प्राण शरीर छोड़ ही देते तो शायद वो कहीं बेहतर होता उस समय उसके इस हालातों को देख करके। अब चूंकि यकूजा गैंग के मेंबर्स भी आना शुरू हो गए थे, एक एक दिन में कम से कम 20-20 लोग, 30-30 लोग उसके साथ बदसलूकी करते, उसके साथ रेप की वारदात करते और वहां से चले जाते। उसको मारा जाता, उसको पीटा जाता। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता था। सबसे पहले ये आप अपनी पलकें देख रहे हैं, उसकी पलकों के ऊपर गर्म वैक्स को डाला जाता था, सिर्फ और सिर्फ उसको टॉर्चर करने के लिए। उसको उल्टा टांग दिया जाता था, पैरों को ऊपर बांध करके, और उसको एज अ पंचिंग बैग इस्तेमाल किया जाता था। उसके पेट पर मुक्कों से बरसात की जाती थी। उसको जमीन पे सीधा लिटा दिया जाता था, हाथ और पैर बांध करके, और उसके पेट के ऊपर डंबल, जो जिम में यूज किया जाता है, वो डंबल गिराया जाता था ऊंची हाइट से। यकीन मानिए, इस तरीके के टॉर्चर एक 17 साल की लड़की के साथ किया जा रहा था उस समय, मियानो और यकूजा गैंग के मेंबर्स के द्वारा। कितना ज्यादा हॉरिफाइंग वो सीन होगा, कितना ज्यादा वो हॉरिफाइंग 44 डेज होगा जिस दौरान ये सब चीजें घटित हुई। अभी तक लेकिन वो अपने प्राण छोड़ने को तैयार नहीं थी। खाने पीने की अगर मैं आपको बात करूं, उसको खाने पीने के लिए कुछ भी चीजें नहीं दी जाती थी। खाने पीने में जो चीजें वो लोग खाते, उसी को वो लोग जानबूझकर गिरा देते, और वही गिरा हुआ खाना फराटा को खाना पड़ता है। जंको फराटा को वही गिरा हुआ खाना खाना पड़ता है। उसको जिंदा कॉकरोच खाने के लिए दिया जाता था। उसको उसी का यूरिन उसको पीने के लिए दिया जाता था। मतलब आप सोच सकते हैं किस तरीके की लाइफ बना दी गई होगी, हेल जैसी उसकी लाइफ बना दी गई होगी। शायद हेल से भी कई गुना खराब उसकी लाइफ बना दी गई होगी। जब जंको फराटा की डेथ हुई थी, मतलब एंड में जब उनका पोस्टमार्टम हुआ था, तो उनके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर से नीडल्स, सीजर्स, मतलब बहुत नुकीली वस्तुएं बरामद हुई थी। अब तकरीबन लगातार इसी तरीके की चीजें उनके साथ चलती रही। यकूजा गैंग के मेंबर्स आते, उनके साथ इस तरीके की चीजें करते। कई बार वो चीखने की कोशिश करती, बचाने के लिए बहुत उसने प्रयास किया। कई बार पड़ोसियों ने आवाज भी सुनी। एक बार किसी पड़ोसी ने पुलिस को इत्तला भी कर दी, लेकिन पुलिस ने इतना ज्यादा सीरियसली उस समय चीजों को लिया नहीं था। एक बार क्या हुआ कि इसी तरीके से यकूजा गैंग के मेंबर्स आए, चले गए जो भी उनको काम करना था। उसके बाद उनमें से किसी एक बंदे का फोन वहां पर छूट गया। मौके का फायदा उठा करके जंको फराटा ने सोचा कि चलो मैं फोन करके पुलिस को कम से कम ये सब इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जैसे ही उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, मिस कॉल गई ही थी कि वो लोग वापस आ जाते हैं और उसका फोन छीनकर वहां से ले जाते हैं, प्लस उसको मारा पीटा जाता है। वो चीज अलग। पुलिस के पास कॉल चली गई थी, प्लस कुछ दिन पहले पड़ोसी का भी कॉल आया था, तो सेम एरिया से कहीं ना कहीं चीजें हो रही थी। पुलिस थोड़ी सी संदेह में जरूर थी कि कहीं कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं। वहां पे एक विजिट किया जाता है पुलिस के द्वारा। लेकिन अब तक जिस लड़के के घर में उसको रखा गया था, उसके माता पिता आ जाते हैं। उसके माता पिता को भी ये चीज पता था कि इस घर में क्या हो रहा है, लेकिन वो पुलिस को ये कहकर इनकार कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्यों? अगर वो सच्चाई बताते तो इन सब चीजों में उनका बेटा भी फंसता, उनका लड़का भी फंसता, जिसकी वजह से पुलिस को वो झूठ बताते हैं। पुलिस भी ज्यादा कुछ फोर्स नहीं करती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। फिर एक दिन आता है 4 जनवरी 1990 का। वो दिन शायद कह सकते हैं बहुत एक लकी डे होगा जंको फराटा के लिए। शायद इससे बढ़िया दिन उन्होंने पिछले 44 दिनों के अंदर कभी नहीं देखा होगा। इस दिन मियानो अपने दोस्तों के साथ वहां पर आता है और उसको जंको फराटा को ये चीज कहता है कि चलो आज तुम्हारी रिहाई का दिन है, आज तुम्हारी आजादी का दिन है, आज तुम जो बोलोगी वो होगा, लेकिन एक ट्विस्ट है, तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलना होगा।
एक जापानीज गेम का वो नाम लेता है, कहता है कि अगर इस गेम में तुम मेरे से जीत गई तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा और तुम फिर जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। गेम खेला जाता है और बाई लक वो गेम जंको फराटा जीत जाती है। अब शर्त के मुताबिक वैसे तो उसे रिहा करना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में सनक जाता है, पागल हो जाता है। मतलब वही मैंने आपको चीज़ बताई ना कि उसने कभी हारना सीखा ही नहीं, उसने कभी ना सुनना सीखा ही नहीं। ये चीज़ उसके सीधे ईगो पर लगती है और वो धीरे धीरे करके, जैसे उसको पहले टॉर्चर करता था, अब एक बार फिर से नए सिरे से उसको टॉर्चर करता है। दोनों हाथ के बाजू के ऊपर थोड़ा थोड़ा केरोसिन छिड़कता है और आग लगा देता है। सेम चीज़ उसके पैरों के साथ करता है और उसके पैरों पर भी आग लगा देता है। अब कहीं ना कहीं उन सबको पता था कि भाई थोड़ा थोड़ा बॉडी पार्ट जलेगा और उसके बाद वो वैसे ही तड़पती रह जाएगी। वो आग लगा करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जंको फराटा दर्द से करा रही थी, बुरी तरीके से सिसक सिसक के रो रही थी। जितनी चीज़ें वो कर सकती थी वो कर रही थी, लेकिन एट दी एंड चीज़ें क्या हुई, बहुत ज़्यादा अलग हुई। जो थोड़ा थोड़ा केरोसिन उन्होंने छिड़का था वो गलती से थोड़ा ज़्यादा छिड़का गया था। जो हाथ पर सिर्फ और सिर्फ केरोसिन छिड़कने की कोशिश की गई थी वो गलती से ऊपर बाजू की तरफ भी छिड़का गया था, और जिसकी वजह से जंको फराटा बुरी तरीके से झुलस गई। और शायद इसी वजह से खुशनसीबी से उनकी मौत हो गई। 4 जनवरी 1990 को जब उनकी मौत हुई, वो लोग वापस कुछ समय के बाद आए कि चलो अब देखते हैं इसके साथ क्या हुआ, क्या हश्र हुआ इसका। तो वो लोग देख करके शॉक हो जाते हैं कि भाई ये तो मर गई। उसके बाद क्या किया जाता है, अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब किस तरीके से लाश को दफनाया जाता है, ये खुद में एक अलग कह सकते हैं केस स्टडी बन सकती है। इसके ऊपर क्या माइंडसेट रही होगी उन लोगों की। पास में एक बड़ा सा ड्रम पड़ा था, उस ड्रम के अंदर सीमेंट भरा हुआ था। हाँ, उस ड्रम के अंदर सीमेंट भरा हुआ था और उसी सीमेंट के अंदर जंको फराटा को डाल दिया जाता है। अब तब तक कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती जब तक जंको फराटा उस सीमेंट के अंदर पूरी तरीके से जम नहीं जाती और डिसअपियर नहीं हो जाती, किसी को दिखाई ना दे, इस तरीके से नहीं हो जाती। उसके बाद एक डंपिंग ट्रक में उनको लोड कराया जाता है और टोक्यो शहर के बाहर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। अब कुछ महीने बीत चुके थे, किसी को कुछ पता नहीं था जंको फराटा कहाँ पर है। सबकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो चुकी थी। मियानो एक बार फिर से अपने उन्हीं राहों पर लौट चुका था, लड़कियों को छेड़ता, उनके साथ रेप करता, उठा लेता, इस तरीके की चीजें चल रही थी। अब कुछ महीने बाद पुलिस मियानो को अरेस्ट करती है, लेकिन अरेस्ट वो किसी और कारण से करती है। किसी और लड़की के साथ रेप करने की कोशिश के जुर्म में उसको पकड़ा जाता है। और जब उसको पकड़ा जाता है तो पुलिस को ध्यान आता है कि कुछ दिन पहले एक और लड़की के साथ कुछ ऐसी चीजें होने की आवाज आई थी, कुछ ऐसी चीजें होने के आरोप लिखाए गए थे, FIR कराए गए थे, कई बार फोन्स भी आए थे। तो पुलिस के दिमाग में वो सब चीजें तो थी, इतना तो क्लियर था पुलिस अपने दिमाग में। तो पुलिस ने अंधेरे में तीर मारा और उसने कहा कि तुमने इससे पहले एक और मर्डर किया है ना। अब ये सब चीज सुन के मियानो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा, मतलब भाई है तो बच्चा ही, 17 साल का ही है, 18 साल का ही है, 17-18 साल का। वो असलियत बक देता है, कहता है कि हाँ, जंको फराटा नाम की लड़की थी, उसके साथ हमने ऐसी ऐसी चीजें की थी। अब जैसा जैसा उसने बताया उस नक्शे कदम पे चलते हुए पुलिस उसकी लाश को बरामद करती है और उसका जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पुलिस तो छोड़िए, पूरे जापान, पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल सा आ जाता है। जब कोर्ट के अंदर मामला जाता है तो मेन 4 आरोपी पकड़े जाते हैं इस केस के अंदर और चारों के चारों जुवेनाइल एक्ट के अंडर आते हैं। इट मीन्स कि किसी की भी एज 18 साल से ऊपर नहीं थी, किसी को भी प्रॉपर जो कानूनी कार्रवाई है किसी के ऊपर नहीं चलाया जा सकता था। जुवेनाइल एक्ट के तहत ही उनको सजा दी जा सकती थी। मतलब इतने ज्यादा और इतना बड़ा एक अपराध और उसको लेकर के जुवेनाइल एक्ट लगाना, मतलब कितनी बड़ी कह सकते हैं एक विडंबना ही होगी उस समय जापान के सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए। पहले हाई कोर्ट उसको सजा देती है, उनमें से 3 को सिर्फ और सिर्फ 7 साल की सजा दी जाती है और एक मियानो जो कि सबसे प्रमुख अपराधी था इसका, उसको 17 साल की सजा सुनाई जाती है। अब मियानो इन सबसे ऑब्वियसली, जो मैंने आपको बताया, ईगो पे लगने वाली चीज, ये चीज उसके ईगो पे लगती है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहां पे फिर अर्जी डालता है कि मेरी सजा को कम किया जाए, मैं जुवेनाइल हूँ इस समय, मैं 18 साल का नहीं हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय इतनी सेंसिबली काम करता है कि वो उसकी सजा को घटने की जगह बढ़ा करके 20 साल कर देता है। उसके साथियों की भी जो सजा है उसमें भी 2-2, 3-3 साल की इंक्रीमेंट कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है। उस समय जापान के अंदर ये हल्ला मचना तय था, लेकिन उस समय ये भी मीडिया एथिक्स में था कि कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी न्यूज़पेपर
उन लोगों के या उन बच्चों के जिन्होंने ये चीज़ की थी उनके नाम को पब्लिश नहीं कर सकता था। लेकिन उस दौरान एक मैगजीन का एडिटर था जिसने इतनी दरियादिली दिखाई, जिसने इस केस को इतना सीरियसली लिया और उसने कहा कि जिसने इस तरीके के केस को अंजाम दिया है, इस तरीके के इंसिडेंट को अंजाम दिया है, वो जुवेनाइल तो नहीं हो सकते हैं। तो उसने उन सब के नाम, फोटोज, सब कुछ मैगजीन के अंदर छाप दिए और तब आया जापान में असल भूचाल। उसके बाद सभी मीडिया हाउसेज ने, सभी पब्लिकेशंस ने, सभी न्यूज़पेपर ने धड़ल्ले से उनके नाम छापने शुरू कर दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दबाव पड़ा इन सभी आरोपियों के ऊपर भी। जंको फरूटा, जो कि अब इस समय दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उनके बारे में सोचा। जहाँ पे जंको फराटा की लाश को डंप किया गया था, वहां पे उनके नाम का एक मेमोरियल बनाया गया। उनके स्कूल ने, जब वो डिग्री एस्पायर कर रही थी, जो वो डिग्री लेने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रही थी, वो डिग्री उनकी मौत के बाद भी उनके परिवार वालों को दिया। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में वो काम करती थी, उस इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के ओनर ने उनकी ड्रेस को एक भेंट स्वरूप उनके परिवार को गिफ्ट की। लेकिन एट द एंड, आज की ये कहानी खत्म करने से पहले मैं आपको बस यही चीज कंक्लूड करना चाहूंगा, ये इंसिडेंट हिस्ट्री की सबसे वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट रेप इंसिडेंट है। इससे खराब इंसिडेंट ना आप कभी पाएंगे, ना कभी ऐसा इंसिडेंट किसी के भी साथ हो। मतलब अपराधी की, आप अपराध की चरम सीमा देखिए और उसके बाद सहन करने वाले की सहन शक्ति देखिए कि 44 दिन तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोग उसके साथ रेप करते रहे और जो फाइनल एक नंबर निकल के आया, तकरीबन 500 से ज्यादा बार उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई और रेप किया गया, प्लस उसके बॉडी के साथ टेम्पर किया गया। उसके शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं जहां से खून ना निकला हो और उसके बावजूद भी वो 44 दिन तक सरवाइव कर गई और एंड में बॉडी बर्न की वजह से उसकी मौत हुई। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, ये स्टोरी आप तक पहुंची हो। ऐसी और स्टोरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।